problem from last session, then you can ask from labor welfare. Is there any question from labor welfare? No question. What is intramural, Nancy? मैम मैंने क्लास नहीं किया है। Very good. Neha? मैम जो फैसिलिटीज कैंपस के अंदर प्रोवाइड होता है उसको इंट्रामुरल। For example? जैसे कि मैम हो गया कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, वाटर बॉटल्स, वाटर फैसिलिटीज वगैरह। ठीक है। और एक्स्ट्रा म्यूरल? एक्स्ट्रा म्यूरल जो कैंपस से बाहर प्रोवाइड होता है, जो भी फैसिलिटीज जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी। ओके, सो मेडिकल हो गया। मेडिकल एक्स्ट्रा म्यूरल में होगा? इंट्राम्यूरल है मैम, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल भी कहा आपने नेहा? यस मैम। मेडिकल एक्स्ट्रा म्यूरल कैसे हुआ? कैंपस से बाहर मेडिकल मिल रहा है क्या हम लोगों को? नो मैम। अब आ जाइए सोशल सिक्योरिटी। ये था आपका लेबर वेलफेयर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी। सो एज टोल्ड अर्लियर, लेबर वेलफेयर में कि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेबर्स और एम्प्लॉयज की, ठीक है। तो जब हम लोग सही हैं, जो बेनिफिट मिल रहा है, और जब सही नहीं है, दोनों केस में वो वेलफेयर काउंट होगा, ठीक है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी की हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी बेसिकली वही टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, कंटिजेंसी के टाइम में क्या क्या बेनिफिट है हमारे पास, ठीक है, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। बात समझ में आई? कभी कोई सर्टेन रिस्क आ गया हमारे ऊपर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बीमार हो गए, ठीक है, ओल्ड एज है हमारा, उस जिस टाइम हम काम उतना सफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इस कंटिजेंसी के टाइम में जो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, दैट विल कम अंडर सोशल सिक्योरिटी। फाइन। So social security is a dynamic concept which is considered in all advanced country of the world as an indispensable chapter of the national program. With the development of the idea of the welfare state, it has been considered to be most essential for industrial workers, though it includes all sections of the society. So social security is that security which society furnishes through appropriate organization, कब? इन द केस ऑफ या अगेंस्ट सर्टेन रिस्क और कंटिजेंसी। कंटिजेंसी मतलब कोई रिस्क, कोई कंटिजेंसी बोलते हैं, कोई खतरा आ गया, उसके उस पे जो हमको बेनिफिट मिलता है, उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट हमको मिलेगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, वो आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है। टू विच इट्स मेंबर आर एक्सपोज। सो दीज रिस्क आर essentially contingency against which the individual cannot afford by his small means। यानी ये सब अगर आ जाता है, नो डाउट कि अगर मान लीजिए कोई सर्टेन एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो खर्चा इतना हैवी होता है कि मिडिल क्लास लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम इंडिविजुअल हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई ऐसा सिकनेस हो गया जो कि हम इलाज करवाते करवाते मेरा जो इनकम है वही चला गया, जो सेविंग है वही खत्म हो चुका, तो बाकी जो हमारा फैमिली का रोजमर्रा का जो नीड है वो फिर कैसे पूरा होगा, है ना। तो उसके लिए जो हम लोगों के पास सिक्योरिटी है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। फाइन। As the name stands for the general well-being of the people, it is the duty of the state. स्टेट में यहाँ पे मतलब सारे गवर्नमेंट से है, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, सर्टेन आपको जो बेनिफिट मिलता है टू प्रमोट सोशल सिक्योरिटी विच में प्रोवाइड द सिटीजन विद बेनिफिट्स डिजाइन टू प्रिवेंट और क्योर डिजीज, टू सपोर्ट हिम व्हेन ही इज नॉट एबल टू अर्न, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी में यही पॉइंट टू बी नोटेड है कि वो सिक्योरिटी जहां वो कैपेबल नहीं है कमाने के लिए, ठीक है, to restore him to gainful activity, to enjoy security, one must be confident that benefit will be available as and when required, ठीक है, टेंशन फ्री होकर के वो अपना काम पे फोकस कर सकता है, ठीक है। अब इवोल्यूशन पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं, कब हुआ, सबसे पहले कहाँ आया, नॉट रिक्वायर्ड, आपको तो रिक्वायर्ड नहीं है। डेफिनेशन पे फोकस करिए। ये लोग क्या बता रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में? सोशल सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निसेस, ठीक है। अब सोसाइटी में कौन कौन आते हैं? सोसाइटी, एम्प्लॉयर, या आपके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन
अगेंस्ट सर्टेन रिस्क, ठीक है, जो सोसाइटी फर्निश करती है, जो सुविधा आपको मिलता है, किसके थ्रू, किसी अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अगेंस्ट सर्टेन रिस्क, ठीक है। रिस्क में वो सारा कुछ आ जाएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या क्या आया रिस्क में, प्रेमकुंज? What all things will come in certain risk? एक्सीडेंट, चलिए ठीक है। To which its members, ठीक है, understood that you were focused. To which its member are exposed. So these risks are essentially contingencies against which the individual of small means cannot effectively provide by his own ability or foresight alone or even in the private combination with his fellows. कहने का मतलब कि सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा सिक्योरिटी है जो सोसाइटी आपको देती है थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ कोई सर्टेन रिस्क या कंटिजेंसी हो जाता है तो, या किसी सर्टेन रिस्क से वो एक्सपोज हो जाता है तो, और वो रिस्क जो आप अकेले उसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय ILO. सो दीज रिस्क बीइंग यहाँ पे इंक्लूडेड है, सिकनेस हो सकता है, मैटरनिटी है, इनवैलिडिटी है। इनवैलिडिटी कहने का मतलब हुआ कि ऐसी स्थिति हमारी जहाँ पे हम काम करने में कैपेबल नहीं हो सकते, ठीक है, या तो पार्शियल डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है, या तो टोटल डिसेबिलिटी हो गया, वो सारे केस में हम कमाने योग्य नहीं है, ठीक है। सो दैट विल कम इन इनवैलिडिटी। ओल्ड एज हो गया, डेथ हो गया, ठीक है, इंसान डेथ हो गया तो समझिए डिपेंडेंट के लिए जो बेनिफिट है, ठीक है, डेथ हो गया तो उस केस में जो एम्प्लॉय है उसको नहीं बेनिफिट मिल करके जो डिपेंडेंट है, ठीक है, एजुकेशन का खर्चा खत्म होना नहीं है। इमेजिन जो फाइनेंशियल मेंबर है, जो कमाने वाले मेंबर है, वो अगर नहीं है, लेकिन फैमिली का तो खर्चा एज इट इज है ना, यस और नो। एजुकेशन इज देयर, मेडिकल उन लोगों को भी रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, तो फैमिली का रिक्वायरमेंट एज इट इज है। उन सारे केस में जो आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी फैमिली को, तो इंश्योर करिए कि सोशल सिक्योरिटी ना कि सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए होता है बल्कि एम्प्लॉइज के फैमिली के वेलबींग के लिए भी होता है। All right. So it is characteristics of these contingency that they impair the ability of the working man to support him and his dependent in the health and decency. ठीक है, उस सारे केस के टाइम में आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है सोशल सिक्योरिटी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय विलियम बेवरेज। ये क्या बता रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम टू टेक द प्लेस ऑफ अर्निंग, ठीक है। ये सब क्या है, हम लोग अर्निंग मेंबर का एक मतलब जगह ले लिए ना हम लोग। जितना मान लीजिए 30,000 वो कमा रहा था और डिपेंडेंट को मान लीजिए हम अगर 15,000 प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से हम फाइनेंशियल मेंबर का एक थोड़ा कमी पूरा कर रहे हैं ना, जो अर्निंग मेंबर है थोड़ा कमी हम पूरा कर पा रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम टू टेक द प्लेस ऑफ अर्निंग when they are interrupted by unemployment, sickness or accident to provide for retirement through old age। यानी यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक, जिस टाइम में आप इंटरप्ट हो रहे हैं, मतलब यू आर देयर लेकिन आपका इंटरप्शन हो रहा है कमाई आपके इनकम में, इंटरप्शन इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस या एक्सीडेंट, ठीक है। और रिटायरमेंट का बेनिफिट, जहाँ पे हम उतना सफिशिएंटली कमा नहीं पा रहे हैं जैसा कमा रहे थे, तो वो कब होगा स्थिति, एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। टू प्रोवाइड अगेंस्ट लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ द डेथ ऑफ अनदर पर्सन और टू मीट एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद बर्थ, डेथ और मैरिज, ठीक है, एनीथिंग, इन सारे केस में आपको। हाँ मैम, जो भी मिलेगा फैसिलिटी, तो जॉब पीरियड में एरियर्स कट के ना, कि उसके एरियर हटा कर मिलेगा जो भी फैसिलिटी मिलेगा। देखिए फैसिलिटी नहीं, एरियर जो आप बोल रहे हैं, एरियर तो हम लोग को साल में एक बार मिलता है। यस मैम, कब सबको अच्छा, एरियर नहीं मिलता, यस नॉट दैट, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं हो गए। बाकी बेनिफिट तो एज इट इज है। जब हम सक्षम है तो मेरा मंथली, हम काम कर रहे हैं तो मंथली पेमेंट आ रहा है, सब चीज आ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जो कि हम कमाने लायक नहीं आएंगे तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपको, यस मैम, ठीक है। ओके जी मैम। हाँ, तो वो सब तो आना है ही जो रेगुलर आ रहा है आपका। अब आगे बढ़िए। द पर्पस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज टू प्रोवाइड एन इनकम अप टू अ मिनिमम और ऑल्सो मेडिकल ट्रीटमेंट टू ब्रिंग, ये सारा तो ऑलरेडी सेम रिपीटेशन है। अब देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, एक आप में वेलफेयर में भी, अब जितना डेफिनेशन आप पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ। जैसे देखिए क्या क्या सोशल सिक्योरिटी,
इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के थ्रू हम एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दे रहे हैं। फाइन। In a welfare state, social security is an essential part of public policy. Welfare state, India is a welfare state. ठीक है, वहां पे social security का essential part हो जाता है। फिर social security is not static, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आज जो आप नियम बना दिए कि हाँ 15,000 कमाने वाले को या उससे कम कमाने वाले को ये बेनिफिट दे देंगे और वही चलता रहेगा। इट इज नॉट दैट। ठीक है, डायनामिक है, टाइम के अकॉर्डिंग ये सारा आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये स्टैटिक नहीं है, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसा सोशल कंडीशन है, जैसे अभी बात कर लीजिए ना, आपका कोरोना वगैरह का इंश्योरेंस में कवर नहीं होता था। पेंडेमिक, कोरोना तो नहीं बोला जाएगा, पेंडेमिक, कोरोना इज अ पेंडेमिक, तो इंश्योरेंस वगैरह में पेंडेमिक कवर्ड नहीं होता था। ठीक है, उसके लिए अलग से आपको पे करना है। लेकिन अभी सिनेरियो ऐसा हो गया है कि सारे इंश्योरेंस कंपनी ये अलग से आपको बेनिफिट दे रही है, कोरोना के लिए आपको इंश्योर्ड कर रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सोशल सिक्योरिटी का जो पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी इज नॉट स्टैटिक। गॉट इट? Let's proceed now. The basic aim of social security is to provide protection to people of small means against risk or contingency. ठीक है, जो मिडिल क्लास पर्सन है उसको रिस्क से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, the contingency which may impair a person's ability to support himself and his family may include, ये सब ऑलरेडी डेफिनेशन में आप देख चुके हैं। ठीक है, इन सब टाइम में बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर जनरली गाइडेड बाय सोशल लेजिस्लेशन। सोशल लेजिस्लेशन कहने का मतलब ये है जो सर्टेन एक्ट वगैरह पास किया गया है। ठीक है, एक मतलब लॉ के द्वारा जो प्रोटेक्टेड है। बताया था ना कि सर्टेन कुछ कुछ होता है बेनिफिट जो कंट्रीब्यूटरी होता है, एम्प्लॉयर भी कुछ अमाउंट पे करेंगे, एम्प्लॉय भी कुछ अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, जैसे पीएफ वगैरह है, पीएफ में क्या होता है, सर्टेन अमाउंट एम्प्लॉय के अकाउंट से भी कटता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है सेम अमाउंट, और प्लस जो इंटरेस्ट उस पे होगा आपका, वो इंटरेस्ट अलग एड ऑन होता चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। नेक्स्ट देखिए, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड फॉर कैश पेमेंट to affected persons to partially compensate them for the loss of income due to any of the contingency mentioned in point number 5. Point number 5 में वही सारा ओल्ड एज वगैरह था, देख लीजिए, सिकनेस, ओल्ड एज, इनवैलिडिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ। ठीक है, इन सारे केस में एक कैश पेमेंट यानी तो पार्शियल कंपनसेशन तो होता ही होता है। ठीक है, पार्शियल कंपनसेशन मतलब अगर लॉस 30,000 का है तो 30,000 नहीं दे करके हम कंपनसेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कम देते हैं, पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ पार्शियल जरूर देते हैं। ऑलराइट, सोशल सिक्योरिटी इज अ मस्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी इज अ वाइज इन्वेस्टमेंट मेड बाय द स्टेट व्हिच यील्ड गुड सोशल डिविडेंड इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयर के लिए ये सजेशन है कि टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एम्प्लॉय को एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, उसके मतलब अच्छे से उसको रखेंगे, तो कल को वो आपको ही काम करके देगा जो अल्टीमेटली आपके कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ऑलराइट, सो these were the objective of social security. नेक्स्ट तो स्कोप हम लोग अपने लेबर वेलफेयर में डिस्कशन कर लिए और अभी भी डिस्कशन हुआ है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, वन इज सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस। सोशल इंश्योरेंस असिस्टेंस के अलावा एक और है यहाँ पे पब्लिक सर्विस। तो ये तीनों क्या क्या है अभी हम लोग आवाज कट रहा है। अभी बताइए, स्टेबल है? ठीक है मैम। तो सोशल इंश्योरेंस हमने क्या बताया, अंडर सोशल इंश्योरेंस वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स में periodically contribute to the fund, ठीक है, विद और विदाउट अ सब्सिडियरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी सोशल इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, वर्कर तो एम्प्लॉय ही है, एम्प्लॉय और आपका एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज कंट्रीब्यूशन बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द कंट्रीब्यूटरीज नेसेसरी फॉर सेटिस्फाइंग वांट्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, सिकनेस। अब जैसे पीएफ है, पीएफ में कंट्रीब्यूटरी हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आधा पैसा एम्प्लॉय के अकाउंट से कटेगा और सेम इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर का भी, और प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो एड ऑन हो जाएगा। और वो जो बल्क अमाउंट हुआ आपका, वो बल्क अमाउंट कब मिल रहा है, ओल्ड एज में या जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं तब। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ एट दैट, वो आपका जो आप बोल रहे हैं सुंदरम, एरियर और सैलरी वो सब तो मिल है ना,
और ये अमाउंट अलग से जमा हो रहा है आपका कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप काम करने में सक्षम नहीं होंगे, रिटायर हो जाएंगे एट द एज ऑफ 60 और 65, व्हाटएवर गवर्नमेंट फिक्सेस द एज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर एन्युएशन एज। तो जो भी मिलता है सैलरी तो उसमें से नहीं कटता, जो फैसिलिटी मिलता है उसमें से जॉब के ही बाद? कटता है, उसमें से ही कटता है। यस मैम, वही ना लेकिन इसमें से होता कटता क्या है, उसमें से कटा और प्लस एड ऑन हुआ आपका जो एम्प्लॉयर है, है। यस मैम, ठीक है, सबका अलग अलग है, वही आगे और बढ़ते जाइए, कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। वो भी यस बेनिफिट है कि आपके अकाउंट से, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट है, उसमें आपके अकाउंट से कुछ नहीं कटता, ठीक है, वो आपको यस एक टाइम के बाद मिल जाता है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है। और ये जो यस है मैम, इसका एग्जाम्पल पीएफ हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया सोशल इंश्योरेंस का जो कंट्रीब्यूटरी है। ऑल राइट, यस मैम, यस मैम, यस। तो आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट तो आ ही रहा है, ठीक है, बाकी कुछ अमाउंट कट रहा है। जैसे अगर 25 बोला गया तो 25 का 25 इन हैंड सैलरी अलग होता है, ठीक है, यस मैम, इन हैंड सैलरी अलग होता है, फिर अलग से फिर आपका ये सब कट रहा है जो आप ही के बेनिफिट के लिए होगा, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। ऑल राइट, तो ये आ गया आपका सोशल यस मैम, इंश्योरेंस के कैटेगरी में, जो दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट है सोशल असिस्टेंस। तो ये सोशल असिस्टेंस क्या हो गया, नॉन कंट्रीब्यूटरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का ही कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो इनी हाउ आपसे कट रहा है, तो अभी फिलहाल कट रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके हाथ में अगर पैसा रहेगा 1 लाख, अगर 1 लाख भी अगर आया, वो भी आपको कम लगने लगेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर उधर जो आप खर्चा करेंगे, और यही 1 लाख आपको तुरंत इन हैंड पे नहीं दे करके, मान लीजिए आपको 50,000 इन हैंड देता है और 50,000 काट लिया जाता है, तो वो फिलहाल काटा गया नहीं है, वो बेसिकली आप ही का इन्वेस्टमेंट है जो बाद में आपको मिलेगा, और अगर वो आपको मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं खर्च जरूर हो जाता है, ठीक है, तो वही चीज, इसीलिए ये सारा स्कीम निकाला गया है, ताकि एक मतलब एक तरीके का लमसम अमाउंट आपके पास एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी रहे। ऑल राइट, so social assistance include non-contributory benefit towards the maintenance of children, mother, the aged, disabled, and other like the unemployed. Under this scheme, the government provide benefit. Why same line, small means in sufficient quantity so that their minimum standard of need could be satisfied. अब देखिए, लेबर वेलफेयर में भी हम लोगों ने मिनिमम स्टैंडर्ड देखा था, यहाँ भी हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड देख रहे हैं, तो मिनिमम स्टैंडर्ड आखिर है क्या, तो वो चीज डिफाइंड हुआ है आपका कन्वेंशन नंबर 102 में, सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन नंबर 102 ऑफ द ILO। ये सारे कंपोनेंट्स को मिनिमम स्टैंडर्ड में रखा गया। क्या क्या है मिनिमम स्टैंडर्ड, मेडिकल केयर मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, सिकनेस बेनिफिट मिलना चाहिए, ओल्ड एज और रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट मिलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट के टाइम अगर कोई सर्टेन इंजरी हो गया तो, ठीक है, जैसे कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो हाथ कट गया, ठीक है, या मान लीजिए कोई और इश्यू हो गया जो हमारे हेल्थ मतलब या हमारी कमाई को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट में। फैमिली बेनिफिट हो गया, ठीक है, फैमिली बेनिफिट में वो सारा पेंशन वगैरह जो है वो सारा फैमिली बेनिफिट में आ जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं ये पता है, आई थिंक ये सब कॉमन वर्ड है, मैटरनिटी बेनिफिट पता है सबको, प्रेग्नेंट वुमेन को जो ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उस वक्त देखिए आप चाइल्ड केयर करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट छोड़ना पड़ता है, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त छोड़ना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे कि क्योंकि आप काम किए हैं, अभी आपको जरूरत है तो आप अपना रहिए विदाउट इनकम, नॉट पॉसिबल, तो उस वक्त सर्टेन लीव आपको, पेड लीव, ठीक है, सिर्फ लीव बोलना सही नहीं रहेगा, पेड लीव बोलना सही रहेगा, कि पेड लीव आपको मिलता है उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैम तो मेन को भी मिलता है ना ये फैसिलिटी? हाँ, तो उनको अगर उनका मैटरनिटी नहीं होता है, उनको हम पेरेंटल बेनिफिट बोलते हैं, जो मेल को मिलता है ना और उसको पेरेंटल यस बेनिफिट मैम, बोला जाता है, कि बच्चे को केयर करने अच्छा, के लिए, हाँ, बच्चे को यस केयर मैम, करने के लिए सर्टेन टाइम का आपको जो छुट्टी मिलता है, पेड लीव जो मिलता है, कुछ वो टाइम के पेरेंटल लिए, लीव होता है, यस मैम, ठीक है, तो दोनों के नाम में डिफरेंस है, वुमेन को मिलता है मैटरनिटी, मेल को मिलता है पेरेंटल। खैर आगे बढ़ते हैं, इनवैलिडिटी बेनिफिट, हाँ, इनवैलिडिटी बेनिफिट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। सर्वाइवर्स बेनिफिट, सर्वाइवर्स बेनिफिट कहने का मतलब कि जो इनकम जो अर्निंग मेंबर है वो नहीं है, तो उसके बाद जो डिपेंडेंट है तो उसको हम लोग सर्वाइवर बोलते हैं, सर्वाइवर को यानी डिपेंडेंट को जो बेनिफिट मिलता है दैट विल कम अंडर सर्वाइवर बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस है, वो प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर एवरी पर्सन
ओल्ड एज पेंशन, सर्वाइवर्स पेंशन, ठीक है, ये सारा आपको पब्लिक सर्विस यानी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली आपको मिलता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का बेनिफिट होता है। अब सोशल सिक्योरिटी, ये आर्टिकल नंबर 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को, द स्टेट मतलब क्या, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, सारी गवर्नमेंट आ जाएगी स्टेट के डेफिनेशन में, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट में आपका आर्टिकल नंबर 13 में, 13 नहीं 12 में दे रखा है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है। तो स्टेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे गवर्नमेंट, इवन लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल अथॉरिटी, वो सब आ जाएगी स्टेट में, ऑलराइट। तो यहाँ पे फिलहाल आर्टिकल नंबर 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शैल विद इन लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, मतलब जितना कैपेसिटी है, कहते हैं ना, हमारे पापा लोग भी कई बार, पापा से आप स्टेटमेंट सुने होंगे, 1 मिनट, नहीं हमको लगा आप चल गए तो फिर इसीलिए मौके का फायदा उठा लिया। चलिए खैर आगे बढ़ रहे हैं। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, मतलब जितनी क्षमता है। तो मैं बोलना क्या चाह रही थी उस वक्त, जैसे कई बार हम लोगों को पेरेंट्स से ये लाइन सुनने को मिलता है कि जितना मेरा क्षमता है उतना तो हम बच्चे लोग को परवरिश दे रहे हैं, ठीक है, जितना मेरा क्षमता है। तो सेम चीज वहां पे, यहाँ पे वही डिस्कशन हो रहा है कि इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर जितना भी है, स्टेट एम्प्लॉइज को वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो स्टेट शैल विद इन लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक effective provision securing the right to work, to education, to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and other cases of unserved wants, ठीक है। तो इतना उस लोगों को कम से कम प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर रह के, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है। बेसिकली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप लोग नहीं पढ़े हैं ना? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट नहीं पढ़े हुए हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या, वो बस मैं ब्रीफ कर दूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहने का मतलब कि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन आपका लिखा हुआ रहता है कि स्टेट को यानी गवर्नमेंट को उस वो सारा पॉइंट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके कोई अपना पॉलिसी बनाए, ठीक है। एक तरीके से बोलिए तो गाइडलाइन है गवर्नमेंट के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करती है कि अगर आप अपना पॉलिसी बनाइएगा तो ये सारे चीज को आप इस पॉइंट को आप ध्यान रख करके बनाइएगा। अब इस पॉइंट में जैसे क्या आ सकता है, जैसे आप चाइल्ड लेबर नहीं कर रख सकते, ठीक है। बच्चे का फ्री एजुकेशन एट द एज ऑफ मतलब 6 साल तक आपको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। वुमेन से और चिल्ड्रन से आप कोई हजार्डियस काम नहीं करवा सकते, ठीक है। और हजार्डियस कहने का मतलब जो खतरनाक है, ठीक है। फिजिकली माना जाता है कि वुमेन लोग उतनी कैपेबल नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि वो हजार्डियस जो मशीन वगैरह होता है, कॉटन मिल का कुछ मशीन होता है, वो हजार्डियस होता है, ठीक है। तो वहां पे वुमेन और चिल्ड्रन को रोजगार नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से सर्टेन लिस्ट वगैरह है। इसके अलावा आपका एक गांधीयन प्रिंसिपल भी है, लाइक काउ स्लॉटरिंग वगैरह आप नहीं कर सकते, ठीक है। खादी विलेज वगैरह को आपको प्रमोट करना होगा, खादी और कॉटेज इंडस्ट्री को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका गाइडलाइन दिए रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। दो गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्सन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, लेकिन आपको कहा जाता है कि चूंकि सारे गवर्नमेंट का क्या इच्छा होता है कि दोबारा मेरी ही सरकार हो, ठीक है। तो इस चक्कर में वो लोग को फॉलो करते हैं और करना होता है, ठीक है। ऐसी लीगल कंपल्सन नहीं है, लेकिन हाँ करते हैं वो। ओके, यहाँ तक। अब आ जाइए मेन टॉपिक इसका, सोशल सिक्योरिटी का जो एक्ट वगैरह बनाया गया उसके मतलब अलग अलग एक्ट बनाया गया इस चीज को सिक्योर करने के लिए, इस कंटिजेंसी से आप लोगों को, आप लोग मतलब एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे देख रहे हैं वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। तो सोच लीजिए 23 में आया, तो ये सबसे पहला सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया का था, ठीक है। जो अब इसका नाम चेंज हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन से हटा करके एम्प्लॉइज कंपनसेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। जो ऊपर हम लोग देख रहे थे ना, इट इज नॉट स्टैटिक, डायनामिक होता है, सर्टेन चेंजेस आते रहते हैं। तो वही एक और फिर चेंज हुआ जो कि वर्कमैन हटा करके हम लोग एम्प्लॉइज कर लिए, ठीक है। तो अब इसका नाम है द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, 1923।
सर्टेन अमेंडमेंट हुआ। तो इस एक्ट में हम लोग करते क्या है, क्या क्या चीज कवर्ड है, तो इसमें टोटल 4 शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। बाकी चीज तो आप लोग पढ़ लेंगे, यहाँ ऐड किया है मैंने 4 शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। एक्चुअली जब लॉ बनता है ना तो एक एक बारीकी भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो शेड्यूल 1 में क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी, ठीक है, पूरा इंजरी का लिस्ट बना हुआ है उसमें, ठीक है, कि ये अगर होगा मतलब आर्म्स कटेगा तो कितना कंपनसेशन मिलेगा, अंगूठा कटेगा तो कितना कंपनसेशन मिलेगा, अगर 4 फिंगर कटेगा तो कितना कंपनसेशन मिलेगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन है उसमें। ऑलराइट, तो ये शेड्यूल 1 में चेक करके कि कौन सा कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट सारा इंजरी कवर्ड है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि शेड्यूल 1 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में क्या दे रखा है, ठीक है। सेम वे शेड्यूल 2, लिस्ट ऑफ पर्सन, यानी कौन कौन एम्प्लॉइज, किस किस टाइप के एम्प्लॉइज कवर होंगे इस एक्ट के अंदर, ठीक है, कौन से ऑक्यूपेशन के लोग को हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो ये है आपका शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में हो गया ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज कहने का मतलब है कि कोई कोई सर्टेन ऐसा काम होता है जिससे आपको डिजीज हो जाता है, जैसे माइंस में जो लोग काम करते हैं, तो माइंस में अंडरग्राउंड काम होता है ना, तो एक कंप्रेस्ड एयर की वजह से उन लोगों को सांस का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ ना, वो उस ऑक्यूपेशन में है इसीलिए प्रॉब्लम हो, उस ऑक्यूपेशन में नहीं एंटर करता तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस टाइप का जो डिजीज है वो कवर्ड है शेड्यूल 3 में, ठीक है। और शेड्यूल 4 में आपका रेट ऑफ कंपनसेशन, मतलब कितना रेट, कौन सी डिजीज के लिए कितना रेट आपको मिलना चाहिए, कितना इनकम है और कितना रेट मिलना चाहिए, वो दिया हुआ है शेड्यूल 4 में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन में इस तरीके का सारा चीज कवर्ड है, चारों शेड्यूल के अंदर सारा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इंजरी हैज बीन डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी का इंजरी डिवाइड है, जो काउजिंग डेथ है, या टोटल और पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट है, ठीक है, या तो टोटल मतलब कहने का मतलब क्या, किसी लायक बचे ही नहीं, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, हाथ पैर जो भी था सब खत्म, ठीक है। पार्शियल मतलब एक हाथ खराब हो गया, बाकी सब ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन जो हो रहा है परमानेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं चोट वोट लगा तो वो परमानेंट नहीं हुआ, वो टेम्पररी हुआ, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन परमानेंट जैसे मान लीजिए हाथ कट गया, तो हाथ कट गया वो तो परमानेंट डिसेबलमेंट है ना, हाथ कट गया मतलब कट ही गया, उसके अलग हो गया शरीर से, उसकी बात मैं कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, परमानेंट है ना, वो तो ठीक हो नहीं सकता, तो वो आ जाएगा Yes, इस ma'am. कैटेगरी, ठीक है, वो आ जाएगा इस कैटेगरी में। तो ये सारा चीज कवर्ड है आपका वर्कमैन कंपनसेशन में। एक चीज और पॉइंट नोट करने की बात है कि जो 3 दिन के अंदर रिकवर हो गया, तो मतलब कुछ अगर ऐसा होगा जो 3 दिन में आप रिकवर होकर के आ भी गए, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका वर्कमैन कंपनसेशन। अब फटाफट आइए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, ये क्या बोल रहा है कि आपको इस एक्ट के तहत सारा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, जो मेडिकल फैसिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो होता है, ठीक है, वो सब फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और एक पॉइंट और नोट करने की ये बात है कि ये जो बेनिफिट है आपको, अगर आप इसके अंदर हैं वर्कमैन कंपनसेशन का अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप ईएसआई के अंदर बेनिफिट नहीं उठा सकते, यानी आइदर आपको ईएसआई मिलेगा या फिर वर्कमैन कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि दोनों में वही सारा बेनिफिट है। अगर आप आगे देखें, वही सिकनेस बेनिफिट है, यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबलमेंट बेनिफिट आ गया ना इसमें। वर्कमैन में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन में डिसेबलमेंट, तो वही कहा जा रहा है कि अगर आप ईएसआई के थ्रू बेनिफिट उठा रहे हैं तो आप तो ऑलरेडी कवर्ड हैं, आप तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ईएसआई के थ्रू, तो डबल प्रोटेक्शन आप वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर नहीं आई है, अंडरस्टूड। तो या तो ईएसआई मिलेगा या तो वर्कमैन कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ईएसआई के अंदर प्रोटेक्टेड हैं तो आप ईएसआई का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि इसमें डिसेबलमेंट बेनिफिट भी है, ये कवर्ड है, मैटरनिटी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिपेंडेंट बेनिफिट, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट सब इसके अंदर आ जाएगा ईएसआई के अंदर, फाइन। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अलग से निकाला गया 1961 में, ये एक्ट था, ठीक है, ये सब बेनिफिट इसमें भी है और ये एक अलग से एक्ट निकाला गया है। तो क्या मेन पर्पस है, टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ से पहले भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, चाइल्ड बर्थ के बाद आप बच्चे का ध्यान रखने के लिए उस टाइम पीरियड तक आपको बेनिफिट मिलता है। कब तक का बेनिफिट मिलता है, 26 वीक का, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन गेट्स इंक्रीज, पहले था 12 वीक, अब उसको बढ़ा करके हो गया 26 वीक।
एक चीज और आप लोगों के लिए, एग्जाम के टाइम ये वाला जो नंबर्स वगैरह है ना, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये आपको करंट वाला यहाँ पे दिया हुआ है, और आपके मॉड्यूल में जो है वो पुराना मॉड्यूल है, इसीलिए पुराना डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप अपडेट कर लीजिएगा, ऑलराइट। फिर पहले कमिश्निंग मदर का कोई प्रोविजन नहीं था, तो अभी कमिश्निंग मदर भी ऐड हुआ है, ठीक है। सेरोगेसी के थ्रू जो प्रेग्नेंट होती है वो सब हो गया कमिश्निंग मदर के अंदर, एंड एडॉप्टिंग मदर, ठीक है, विल गेट द बेनिफिट ऑफ 12 वीक मैटरनिटी लीव। तो इन टाइप के लोगों को, इन टाइप की मदर को 12 वीक का लीव मिलेगा, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो फैसिलिटेट वर्क फ्रॉम होम कंडीशन, ठीक है। वुमेन के लिए इस टाइम पीरियड में वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अगर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोविजन है, तो देने का एक तरीके से बोलिए कि फैसिलिटी दिया जा रहा है आप लोग, फाइन। इसके अलावा क्रेचेस फैसिलिटी तो वेलफेयर में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर 50 वुमेन एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो आपको एक क्रेच रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ क्रेच व्हेन इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 50 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो क्रेचेस में अच्छा सा वेल फर्निश्ड एम्बियंस भी बनाया जाएगा, एनवायरनमेंट भी होगा। इसके अलावा ट्रेन्ड एम्प्लॉइज भी होंगे आपके बच्चे का ध्यान रखने के लिए। इनफैक्ट आपको बीच बीच में रेसेस टाइम भी दिया जाएगा, जो कि आप जा करके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट दिया जा रहा है उस टाइम पीरियड के, फाइन। अब जो प्रोविडेंट फंड में डिस्कशन कर रही थी, प्रोविडेंट फंड इज ओवर हियर। तो यहाँ पे है क्या एक सर्टेन अमाउंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वो अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। अमाउंट अभी देखिए 12% लिखा हुआ है, लेकिन कोरोना में ये चेंज हुआ है, 12% ऑफ बेसिक वेज जो है ना ये चेंज हुआ है, ठीक है। ये एक बार चेक कर लीजिएगा, फाइन। उसके बाद ये प्रोविडेंट फंड स्कीम है, फिर एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम है, ठीक है। फिर डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है 1976। इतना ज्यादा आप बस आप रीड आउट कर सकते हैं, आपके मॉड्यूल में इतना भी रिक्वायर्ड नहीं, ये बस आप लोग को जानना, एक तरीके से नाम वगैरह इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, तो बस इंट्रोडक्शन है, फाइन। बाकी और डिटेल में आप लोगों को एचआरएम में ये और डिटेल में, बल्कि एक चैप्टर इस पे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जब आप थर्ड सेम में पहुंचेंगे, बीबीए में थर्ड सेम में एचआरएम, थर्ड सेम नहीं थर्ड ईयर में एचआरएम है, ठीक है। उसमें और डिटेल में आप ये सब चीज पढ़ें, फिलहाल जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब ये ग्रेचुइटी भी कुछ चीज होता है, ये सब बस आप लोगों को बताया जा रहा है। ग्रेचुइटी क्या है कि आप अपने सर्विस का 5 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई पैसा किसी पर्पस के लिए आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ग्रेचुइटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट, ठीक है, मतलब मर्जी के अकॉर्डिंग। वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई in recognition of continuous meritorious service and sincere effort by employee towards the organization। मतलब आप रेगुलर हैं, कंटिन्यूस एम्प्लॉय हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, तो एक वॉलंटरी आपका एक मतलब एम्प्लॉयर की मर्जी पे डिपेंड करता है, तो वो ग्रेचुइटी आपको दे या ना दे, ठीक है। और जनरली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो देती है एक तरीके से मतलब रिटेंशन के लिए। रिटेंशन मतलब क्या हुआ, अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, रखने के लिए एक्स्ट्रा ये सब बेनिफिट देती है, ताकि एम्प्लॉय छोड़ के कहीं और ना जाए, ठीक है। अब जैसे 5 इयर्स के बाद बेनिफिट मिलेगा, तो अब कम से कम 5 इयर्स तक तो वो अपना सर्विस देगा ना, वही चीज है। ग्रेचुइटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब अगर अर्निंग मेंबर को कुछ हो भी जाता है तो भी उसके डिपेंडेंट को मिल जाता है। हु हैव रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 इयर्स और मोर ऑन हिज टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सुपरएनुएशन। तो वही सुपरएनुएशन मतलब क्या, सुपर एनुएशन एज होता है, जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं तो 60 इयर्स में आप रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो 65 इयर्स में रिटायर कर जाएंगे। सर्टेन गवर्नमेंट चेंज करती रहती है एज को, तो ये जो एज हुआ ना 60 ईयर के बाद आप रिटायर कर जाएंगे, या 65 ईयर के बाद आप रिटायर कर जाएंगे, उसको कहते हैं हम लोग सुपर एनुएशन एज, ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट आप, हाँ हेलो बोलिए, हेलो मैम। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही हेलो क्या? मैम, कह रहा है कि जो रिटायरमेंट होता है 55 पे। मैम हम कुछ बोल रहे हैं मैम। अरे हम सुन रहे हैं, बोलिए सुंदरम। हेलो किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? रिटायरमेंट मिलता है, रिटायरमेंट मिलता है, बस ये समझ आया। और मैम कह रहे हैं कि को 50 ईयर या 60 ईयर के, मैम किसी को कैसे ऐड होता है डेट ऑफ बर्थ से ना मैम कि
हाँ, डेट ऑफ बर्थ से ऐड होगा कि 60 साल तक आप रहेंगे तो डेट ऑफ बर्थ मतलब ma'am. क्या, जो आपके पैन कार्ड में है। अगर आप घपला Yes, ma'am. करके 2 साल कम कर दिए हैं तो वही आपका ऑफिशियल एज है, ठीक Yes, है। ma'am. तो पैन कार्ड Okay. वगैरह पे जो आपका एज है उसके अकॉर्डिंग 60 ईयर 65 ईयर्स डिटरमाइन होता है। Okay. हम्म। और लास्ट आपका ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो इकट्ठा एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उन लोगों का इंश्योरेंस कर देते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। अटेंडेंस में अच्छा, अटेंडेंस भी है। तो ये हो गया आपका सोशल सिक्योरिटी, लास्ट था ग्रुप इंश्योरेंस। तो बस अभी आप रीड आउट, ये पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, आप रीड आउट कर लीजिएगा, लेकिन आपको इतना डिटेल जानने की